नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स में 1 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स। इससे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो स्टार्ट करते हैं 1 अगस्त की करंट अफेयर्स को। तो पहली न्यूज़ जो है, 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन DWC, ये जो 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन है ये भारत में 25 से 28 सितंबर तक होगा और ये जो है बंगलौर में एशिया में पहली बार 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेजबानी करेगा बंगलौर। तो ये वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस ने टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिजनरेटिव एग्रीकल्चर इस आयोजन का केंद्रीय विषय है, या कह सकते हैं थीम है। सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिजनरेटिव एग्रीकल्चर। IOC प्राथमिक, यहाँ पे ICO है, इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, प्राथमिक अंतर सरकारी संगठन है जो कॉफ़ी व्यापार को बढ़ावा देने और कॉफ़ी उत्पादक उपभोक्ता करने वाले देशों या उपभोग करने वाले देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। 80 से अधिक देशों के उत्पादों, निर्यातकों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के WCC 2023 में भाग लेने की उम्मीद है। अब WCC बेसिकली वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस जो है बंगलौर में हो रही है और ये सितंबर में होगी। तो WCC के पिछले संस्करण इंग्लैंड में ये 2001 में हुआ था ये सम्मेलन, फिर ब्राज़ील में 2005 में सम्मेलन हुआ था, ग्वाटेमाला में 2010 में सम्मेलन हुआ था और इथियोपिया में 2016 में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था और अब 2023 में सितंबर में ये बंगलौर में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन के बारे में जान लेते हैं। जो इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कॉफ़ी को आर्थिक महत्व के कारण संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 1963 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन की स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसमें 75 सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी समझौते का प्रबंधन करता है, ठीक है ना, जो विकास सहयोग के लिए महत्वपूर्ण साधन है और वर्तमान में ICO में 75 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। राजस्थान के सीकर में PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया यूरिया गोल्ड। देखिए, यूरिया गोल्ड क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। तो राजस्थान में सीकर में PM मोदी ने ये लॉन्च किया है यूरिया गोल्ड। इससे पहले नीम कोटेड यूरिया होता था और अभी जो है यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया है। इसमें सल्फर की मात्रा जो है ये यूरिया और इससे जो है उत्पादकता बढ़ाने और साथ साथ जो है प्रति हेक्टेयर उपज को बढ़ाने के लिए ये लॉन्च की गई है यूरिया गोल्ड। तो ये यूरिया की नई किस्म है जो सल्फर से लेपित है, जिसमें मिट्टी में सल्फर की कमी को पूरा करने की उम्मीद है। ठीक है, सल्फर की कमी को वो पूरा करेगी। सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या विज्ञप्ति में कहा है कि सल्फर लेपित यूरिया, जिसे यूरिया गोल्ड के नाम से जाना जाता है, के प्रयोग से मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर की जाएगी। अभी ये यूरिया गोल्ड अगर कोई पूछ भी लेता है कि अगर यूरिया गोल्ड से आप क्या समझते हैं, तो इसमें बेसिकली क्या है, सल्फर से ये मिश्रण में बना हुआ है और सल्फर की कमी को पूरा करेगा। सल्फर कोटेड है एक तरह से। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह एक अभिनव उर्वरक नीम लेपित यूरिया की तुलना में अधिक किफ़ायती और कुशल है। यह बेहतर नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, कम खपत और बढ़ी हुई फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। नाइट्रोजन उपयोग दक्षता कहने का मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर जो है उसमें नाइट्रोजन की कमी को पूरी करती है। ये नीम लेपित यूरिया थी और अब ये है सल्फर कोटेड यूरिया। ठीक है, इससे पहले नीम लेपित यूरिया, नीम कोटेड यूरिया थी। तो ये इसको लाया गया है, ये कम खपत है इसकी
और बड़ी हुई फसल की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को इंक्रीज करता है और प्रति हेक्टेयर उपज को बढ़ाता है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस यूरिया गोल्ड को धीरे धीरे डाला जाता है, जिसके बाद पौधों को लंबे समय तक पोषक तत्व मिलते हैं। उन्होंने कहा कि सल्फर कोटेड के कारण पौधों में सल्फर का पोषण भी मिलता है, पौधों को सल्फर का पोषण भी मिलता है। इससे यूरिया का कम उपयोग सुनिश्चित होता है। इससे क्या होता है, यूरिया जो डाली जाएगी वो भी उसका जो उपयोग होगा वो कम उपयोग होगा और जिससे उसको ज़्यादा पोषण मिलेगा, अधिक पोषण मिलता है और जिससे उपज भी बढ़ेगी। सल्फर से लेपित यूरिया नाइट्रोजन को धीमी गति से जारी करने में मदद करता है। तो सल्फर जो है, इससे कोटेड यूरिया जो है वो नाइट्रोजन को धीमी गति से जारी करने में मदद करता है, जिससे इसकी उपलब्धता और उपभोग बढ़ता है। यूरिया गोल्ड में उर्वरक की दीर्घायु बढ़ाने के लिए ह्यूमिक एसिड मिलाया गया है। यूरिया की खपत को कम करेगा और उर्वरक के उपभोग को भी कम करेगा। ऐसा कहा जाता है कि 15 किलोग्राम यूरिया गोल्ड अगर आप यूज करते हैं तो 20 किलोग्राम ये पारंपरिक यूरिया के इक्विवेलेंट होता है। तो 15 किलो यूरिया गोल्ड 20 किलोग्राम 20 किलोग्राम पारंपरिक यूरिया के बराबर है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। केंद्रीय मंत्री ने चेन्नई में संसाधन दक्षता सर्कुलर इकोनॉमी उद्योग गठबंधन का शुभारंभ किया। व्यवसाय संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों के जमीनी क्रियान्वयन के लिए आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स SDG, यह संयुक्त राष्ट्र UN के SDG और पेरिस जलवायु समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के अतिरिक्त हैं। ये गुरुवार को चेन्नई में लॉन्च किए गए रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री गठबंधन का एक अंश है। तो चेन्नई में जो लॉन्च किया गया है ये रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमिक इंडस्ट्री का एक गठबंधन है, उसका एक अंश है। और इस गठबंधन में 11 देश हैं और 11 देशों के 39 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थापक सदस्य हैं। कुछ संस्थापक सदस्यों में जैसे मारुति सुजुकी के CEO हैं या चेयरमैन हैं, कोका कोला है, यूनिलीवर है, नेस्ले है, आदित्य बिरला समूह है, टाटा पावर, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। व्यवसाय संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों के जमीनी क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य और पेरिस जलवायु समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के अंतर्निहित हैं। ठीक है, अब भारत की G20 प्रेसिडेंसी से द्वारा परिकल्पित गठबंधन की परिकल्पना उद्योग संचालित और एक आत्मनिर्भर पहल के रूप में की गई है। तो इसमें G20 का जो सम्मेलन होने वाला है या G20 के जो देश हैं उनके प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया है और G20 प्रेसिडेंसी से परे भी काम करता रहेगा जी भारत। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को चौथी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक में मौके पर लॉन्च किया गया है। गठबंधन का मिशन कंपनी दर कंपनी सहयोग को सुविधाजनक बनाना है, उसको बढ़ावा देना है, विभिन्न क्षेत्रों और मूल्य श्रृंखलाओं में उन्नत क्षमताओं का निर्माण करना है, गठबंधन के सदस्यों के विविध और वैश्विक अनुभवों को से सीख लेना है और संसाधन दक्षता बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर निजी क्षेत्र की कार्रवाई को अनलॉक करना है। ओवरऑल जो है इसका पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जो है वो उनकी सुविधाजनक बना करके उनको बढ़ावा देना है और गठबंधन के प्रभाव के लिए साझेदारी, प्रौद्योगिकी सहयोग और पैमाने के लिए वित्त के 3 मार्गदर्शक स्तंभों के आसपास संरचित
किया गया है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि संसाधन दक्षता, दक्षता इन द सेंस कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है, और सर्कुलर इकोनॉमी उद्योग गठबंधन का लक्ष्य G20 व अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों द्वारा निर्धारित प्रमुख वैश्विक लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर प्रगति में योगदान करना भी है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। लोकसभा ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। अब ये सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो राज्यसभा में ये पहले ही पास हो चुका था सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक, और ये लोकसभा में भी अब पास हो गया है। तो 27 जुलाई को राज्यसभा द्वारा मंजूरी दिए गए लोकसभा जाने के बाद लोकसभा ने आज सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया। विधेयक सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन करता है, जो प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए फिल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन करता है। तो ये जो सिनेमेटोग्राफ अधिनियम है, इसी अधिनियम के तहत फिल्म प्रमाणन बोर्ड को गठित किया गया था, और विधेयक द्वारा लाए गए कुछ प्रमुख बदलाव शामिल हैं। तो उन बदलावों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला तो उम्र के आधार पर फिल्म के प्रमाणन के लिए अतिरिक्त श्रेणियां, अनाधिकृत रिकॉर्डिंग या इसके प्रयास के लिए 3 महीने से 3 साल के बीच कारावास और 3 लाख रुपए के बीच जुर्माना और प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैध होंगे। यानी जो भी रिकॉर्डिंग्स है वो पायरेटेड नहीं होनी चाहिए, या जो श्रेणी है, जिस श्रेणी में जो फिल्म आ रही है उसको भी चैनलाइज किया जाएगा, और उसका प्रमाणन के लिए अगर गलत तरह से अगर कोई किसी श्रेणी में डाल दिया जाता है, किसी श्रेणी में वो उस पिक्चर को डाला जाता है, तो उसके लिए भी फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है उस पर उसको बताया गया है कि 3 महीने के लिए से लेकर 3 साल के लिए बीच सजा हो सकती है। इसके उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य फिल्म प्रमाणन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना है। यह फिल्मों की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन के मुद्दे से भी निपटाता है, और इंटरनेट पर अनाधिकृत प्रतियों के प्रसारण द्वारा फिल्म चोरी के खतरे पर अंकुश लगाता है। इसमें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन की प्रक्रिया में सुधार करने के साथ साथ फिल्मों के प्रमाणन के वर्गीकरण में सुधार करने की बात की गई है। प्रक्रिया में सुधार और फिल्मों के प्रमाणन के वर्गीकरण में सुधार, कौन सी फिल्म किस ग्रेड की है, तो उसके लिए भी सुधार करने की बात की गई है। मौजूदा कार्यकारी आदेशों, न्यायिक निर्णयों और अन्य प्रासंगिक विधानों के साथ कानून का सामंजस्य स्थापित करता है। क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं इस कानून में, वो उसको हम लोग देखते हैं। तो जो परिवर्तन किए गए हैं कि वर्तमान में सिनेमेटोग्राफ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत एक फिल्म को प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया जाता है बिना किसी प्रतिबंध के, लेकिन 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता या अभिभावकों के मार्गदर्शन के लिए UA, केवल वयस्कों के लिए A, और केवल किसी पेशे या व्यक्तियों के वर्ग के सदस्यों के लिए S। ये 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं फिल्मों की। हालांकि बिल फिल्मों की परीक्षा से संबंधित अधिनियम की धारा 4 को प्रतिस्थापित करता है, ताकि UA की श्रेणी में आयु आधारित प्रमाणीकरण को 3 आयु आधारित श्रेणियों में UA 7+, UA 13+ में पेश किया जा सके, और UA 16+ में भी। और साथ ही बोर्ड को फिल्म को टेलीविजन या अन्य मीडिया के पर प्रदर्शन के लिए एक अलग प्रमाण पत्र के साथ मंजूरी देने का अधिकार देना। प्रमाण पत्र अलग से मिलेगा मीडिया में प्रदर्शन के लिए, जो निर्धारित किया जा सकता है। धारा 5A(3) में के अनुसार बोर्ड द्वारा किया गया प्रमाण पत्र पूरे भारत में 10 साल की अवधि के लिए वैध होगा। देखिए 10 ईयर्स के लिए वैध बताया है, लेकिन विधेयक इसे शाश्वतता में बदल जाएगा। तो शाश्वतता है मतलब जो ओरिजिनल अमेंडमेंट्स जो हुए हैं उसके बाद जो दोबारा अमेंडमेंट्स होंगे, तो उन अमेंडमेंट्स के द्वारा ये और भी बदल जाएगा, और जिसका अर्थ है केंद्रीय बोर्ड
के प्रमाणीकरण को स्थायी वैधता देता है। भारत संघ बनाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में केंद्र सरकार की पुनरीक्षण शक्तियों के संबंधित अधिनियम की धारा 6(1) को हटा देता है। इसमें अनाधिकृत रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध, फिल्मों के अनाधिकृत प्रदर्शन पर प्रतिबंध से संबंधित 2 नई धाराएं 6AA और 6AB ये शामिल की गई हैं। यह अनाधिकृत रिकॉर्डिंग को दंडनीय बनाने के लिए प्रयास और उकसाने को भी शामिल करता है। उपरोक्त अपराधों के लिए दंडनीय होगा 3 महीने से 3 साल के बीच में ये कारावास और 3 लाख रुपए से लेकर ऑडिटेड सकल उत्पादन लागत का 5% तक जुर्माना। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज भी अब चेंज करी गई हैं। उसमें उसके बाद पायरेसी को लेकर के भी नए रूल्स बनाए गए हैं और साथ साथ ये भी बताया गया है कि अगर प्रॉपरली जो है अनाधिकृत रिकॉर्डिंग होती है या पायरेसी होती है तो उसके लिए 3 महीने से 3 साल की सजा भी है। और फिल्मों को जो है अनाधिकृत प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और उसमें धारा जो है 6AA और 6AB को जोड़ा गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। देखिए 1 से 4 अगस्त के बीच में गांधीनगर में गुजरात में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन और महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये 1 से 4 अगस्त के बीच में अभी चल रहा है ये सम्मेलन गांधीनगर में गुजरात में। और कार्यक्रम का विषय क्या है? बेसिकली महिलाओं का सशक्तिकरण है इस कार्यक्रम का विषय, कि महिलाओं के नेतृत्व में समावेशी विकास होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सरकार ने कहा इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 600 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत की G20 अध्यक्षता, भारत जो है G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है आने वाले समय में इसी वर्ष। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत एम्पावर शिखर सम्मेलन 1 अगस्त को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और G20 शेरपा अमिताभ कांत द्वारा G20 एम्पावर डिजिटल समावेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च के साथ शुरू किया गया। कार्यक्रम के दौरान पैनल में चर्चाएं महिलाओं के नेतृत्व को फिर से परिभाषित करने, महिलाओं को वित्तीय समानता को आगे बढ़ाने के लिए, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए, महिलाओं के लिए तकनीकी इक्विटी हासिल करने के लिए। इक्विटी क्या है? इक्वलिटी है, जो टेक्निकल इक्वलिटी है उसको हासिल करने के लिए महिलाओं के नेतृत्व को उद्यमों में, ये बेसिकली इंडस्ट्रीज में उनका नेतृत्व बढ़ाया जाए। प्रेरणादायक नेताओं द्वारा सशक्त कहानियों आदि जैसे विषयों पर केंद्रित है ये मीटिंग या ये सम्मेलन। महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन 2 अगस्त को स्मृति ईरानी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं केंद्रीय, उनके द्वारा किया जाएगा। और इसके बाद जो है महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, डिजिटल कौशल, महिलाओं के लिए कौशल के अवसर और उभरती प्रौद्योगिकियों में महिलाओं जैसे विषयों पर 5 मंत्री स्तरीय सत्रों का विचार विमर्श किया जाएगा। बेसिकली ये जो सम्मेलन है जो गांधीनगर में हो रहा है ये वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है, उनकी भागीदारी को हर क्षेत्र में बढ़ाना है, उसको लेकर के ये बेसिकली किया जा रहा है। तो विज्ञप्ति जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से PIB से विज्ञप्ति जो निकलती है या जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की आती है तो उसमें कहा गया है कि महिलाओं और अंतरिक्ष, संस्कृति की शक्ति और महिला सशक्तिकरण, जलवायु लचीलापन कार्रवाई, महिलाओं के स्वास्थ्य और खेती पर प्रभाव, महिलाओं और लड़कियों को जलवायु लचीलापन कार्रवाई में परिवर्तनकर्ता के रूप में जैसे विषयों पर भी मंत्री स्तर की चर्चा होगी, विज्ञप्ति में कहा गया। मतलब महिलाओं का भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी राजनीति में, महिलाओं की भागीदारी जलवायु जैसे मुद्दे पर उनकी भागीदारी और उनका सशक्तिकरण किया जाना है, उस पर जोर दिया जाएगा इस सम्मेलन में। महिलाओं और अंतरिक्ष, संस्कृति की शक्ति
बेसिकली संस्कृति, किसी क्षेत्र की संस्कृति अगर डिफरेंट है तो उसमें भी जो है महिला सशक्तिकरण किया जाएगा। और G20 जो है बेसिकली ये 1999 में स्थापित हुआ था और विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं की एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसमें 19 कंट्रीज हैं और साथ में EU के सदस्य हैं। और इसके जो सदस्य हैं, प्राथमिक उद्देश्य इसका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको डेवलप करना है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। G20 व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे व्यापक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों से संबंधित नीतियों पर चर्चा समन्वय करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, एलोन मस्क की कंपनी है, इंडिविजुअल कंपनी है ये स्पेस एक्स, इसका नासा के साथ समझौता है और स्पेस एक्स ने जो है दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ये इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनी है, एलोन मस्क इसके CEO हैं और स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च किया है। और दुनिया का सबसे बड़ा ये निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 जो है ये भारतीय समय अनुसार गुरुवार सुबह लॉन्च किया गया। मैक्सर टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित है ये। मैक्सर टेक्नोलॉजीज, ये जो उपग्रह है ये मैक्सर टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित है। और ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम को का जुपिटर 3 एक उच्च घनत्व वाला उपग्रह है, अति उच्च घनत्व वाला, मतलब डेंसिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। और ऐसे स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से फ्लोरिडा के कैप कार्निवल से लॉन्च किया गया। तो स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट, तो जो रॉकेट है जो स्पेस एक्स का, उसका नाम है फाल्कन हैवी रॉकेट। और जो जुपिटर 3 जो सैटेलाइट बनाई गई है ये है मैक्सर टेक्नोलॉजी की, ठीक है, जिसमें ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम का ये इस कंपनी का एक उच्च घनत्व वाला उपग्रह है। जुपिटर 3 को के शामिल होने के बाद जुपिटर 3 ह्यूजेस से जुपिटर उपग्रह बेड़े की क्षमता को दुगना कर देगा। उत्तर व दक्षिण अमेरिका में सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी के अलावा इन फ्लाइट वाईफाई, समुद्री कनेक्शन, इंटरप्राइज नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स MNO के लिए बैक हॉल या सामुदायिक वाईफाई समाधान का भी समर्थन करेगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर भी जो वाईफाई लगाया जाएगा तो वो वाईफाई जो है उसको सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए भी ये यूज़ होगा। और शक्तिशाली उपग्रह में 14 हाई पावर्ड सोलर पैनल लगे हैं, उच्च शक्ति वाले सोलर पैनल हैं जो जुपिटर 3 को उसके पूरे जीवन काल में, मतलब जीवन काल उसका 15 वर्ष का है, के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए सूर्य से ऊर्जा लेंगे। तो सोलर पैनल लगाए गए हैं, तो इसमें 14 सोलर पैनल लगाए गए हैं जिससे वो जुपिटर 3 जो है वो लगातार जो है काम कर सके। जी, उसका जो लाइफ बताई गई है वो 15 वर्ष बताई गई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। टॉर्नेडो डेल सेंटेनारियो 2023 हॉकी। टॉर्नेडो डेल सेंटेनारियो की 2023 इस प्रतियोगिता को, ये हॉकी की प्रतियोगिता है, इसको ये जो है स्पेन और भारत के बीच मुकाबला हुआ था अंतिम, और भारत की महिलाओं ने स्पेन को 3-0 से हराकर खिताब जीत लिया है। तो इसमें जो गोल करने वाली महिलाएं हैं उसमें वंदना कटारिया, मोनिका उदिता, इन्हें स्पेन के खिलाफ गोल किए हैं। और भारतीय महिला हॉकी टीम को 3 देशों के टूर्नामेंट में 4 मैचों में 8 अंकों के साथ समाप्त किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रविवार को टेरासा बार्सिलोना में, अभी टेरासा बार्सिलोना कहाँ है, स्पेन में ही है, ठीक है, बार्सिलोना में 3 देशों के टोर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 टूर्नामेंट में मेजबानी करके स्पेन को 3-0 से हराकर जीत हासिल की। मेजबान कौन था? स्पेन में ही ये
बनाया, ये पूरा टूर्नामेंट हुआ था। और स्पेन जो है फ्रांस के नीचे देश बसता है और स्पेन के नीचे पुर्तगाल है। एक तरह से इसकी बाउंड्री जो है वो भूमध्य सागर को छूती है। तो वंदना कटारिया, इनकी एज 22 वर्ष है, मोनिका 48 वर्ष है और उदिता 58 ने स्कोर करके भारत को 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 में अजय रहने में मदद की है। तो FIH ये हॉकी का इंटरनेशनल फेडरेशन है। तो महिला हॉकी रैंकिंग में 8वें स्थान पर मौजूद भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ किया, उसके साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करी थी और अगले मैच में स्पेन को 2 की बराबरी से रोक दिया। लाल रेमसियामी की हैट्रिक की मदद से भारत ने शनिवार को इंग्लैंड पर 3-0 से जीत दर्ज की थी और टीम की तालिका में वो शीर्ष में पहुंचा दिया। तो भारत जो है इस टूर्नामेंट में शीर्ष पर रहा है, फर्स्ट पोजीशन रही है। तो भारत को शीर्ष स्थान से हटाने के लिए स्पेन को रविवार को जीत की जरूरत थी। तो जो भारत ने ये मैच जीता है, इसके साथ साथ जो है स्वर्ण पदक हासिल किया है और इसको स्पेन को इसमें हराना जो है बहुत आवश्यक था इंडिया को, परंतु स्पेन नहीं हरा पाया और जिसके कारण जो है भारत जो है शीर्ष पर ही कायम रहा। तो इसमें बेसिकली भारत 4 मैचों में 8 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि स्पेन 4 मैचों में 4 अंकों के साथ टूर्नामेंट का समापन किया। इंग्लैंड के समान उसको अंक मिले। भारतीय महिला टीम 23 सितंबर से 8 अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में 2023 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चाइना में होंगजाऊ में एशियाई खेल होंगे। एशियाई खेलों 2023 में एक्शन में दिखाई देगी। ठीक है, तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में एशियाई खेल कहाँ होंगे? होंगजाऊ में, और ये जो जगह है ये चाइना में है। तो चाइना में ये आयोजित किए जाएंगे 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को ले जाने वाला PSLV C56 रॉकेट लॉन्च किया। तो इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहा कि प्राथमिक उपग्रह DSSAR और 6 सहयात्री उपग्रहों सहित 7 उपग्रहों को, 6 ये सहयात्री उपग्रह और प्लस DSSAR उपग्रह, इनको 7 उपग्रह को जो है, ये 7 उपग्रह किसके थे? ये सिंगापुर के उपग्रह थे और इनको जो है ये PSLV C56 से लॉन्च किया गया है, सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित भी हो गया है, उपग्रह हो गया है उसमें कक्षा में स्थापित। तो इसरो ने कहा है कि उड़ान भरने के 23 मिनट बाद रॉकेट उपग्रहों से अलग हो गया और 535 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उन्हें उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित कर दिया गया है। DSSAR एक रडार इमेजिंग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, रडार इमेजिंग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। मिशन के लिए एक प्राथमिक उपग्रह है। इसे रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी, सिंगापुर सरकार के प्रतिनिधित्व और ST इंजीनियरिंग मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत विकसित किया गया था। तो ST इंजीनियरिंग और सिंगापुर सरकार की प्रतिनिधित्व वाली एक कंपनी है, रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी सिंगापुर की। तो उससे ये उपग्रह जो है, उससे ये इस उपग्रह को उनके द्वारा बनाया गया था और DSSAR इस उपग्रह का नाम था और ये PSLV द्वारा C56 द्वारा जो है छोड़ा गया था। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पे। हम लोग जानते हैं कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है बाघों के संरक्षण के लिए मेनली ये 29 जुलाई को बाघों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है और उनके आवासों और लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। पहली बार 29 जुलाई 2010 को मनाया गया था। ये 29 जुलाई 2010 को पहली बार
ये 29 जुलाई 2010 को पहली बार इसको बाघ दिवस को मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को। और इसकी शुरुआत है रूस में सेंट पीटर्सबर्ग है। तो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में बाघों की आबादी की खतरनाक गिरावट को कम पर ध्यान आकर्षित करना और उसकी कमी करना है रहा था। शिखर सम्मेलन में बाघों और उनके आवासों के संरक्षण सुरक्षा के तरीकों पर चर्चा करने के लिए बाघ रेंज के 13 देशों को एक साथ लाया गया। 13 देशों ने इसमें भाग लिया और 29 जुलाई की तारीख को उस दिन की याद में चुना गया था जब देशों ने 2022 तक बाघों की आबादी को दुगना करने की प्रतिबद्धता जताई थी, जिसे TX2 लक्ष्य के रूप में जाना जाता है कि बाघों की जो जनसंख्या है उसको ओवरऑल दुगना किया जाएगा पूरे विश्व में। तो उसका टारगेट 2022 रखा गया था। तब से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस एक वार्षिक सम्मेलन जो है, एक वार्षिक कार्यक्रम रहा है जो बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाता है और वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देता है। अच्छा, पूरे एशिया में बाघ केवल 13 देशों में पाए जाते हैं और जिसमें ज़्यादातर जो है ये भारत के आसपास के देश हैं एशिया में, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश है और भूटान है, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। ये 13 देश है जिनमें बाघ पाए जाते हैं। और हम लोग को यही पता है कि जो टाइगर का जो स्टार्टिंग हुई थी वह टाइगर परियोजना की, टाइगर प्रोजेक्ट जब आया था तो 1973 में इसको लाया गया था। प्रत्येक देश में बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 29 जुलाई 2023 को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट नेशनल पार्क में मनाए गए वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बाघ संरक्षण से संबंधित एक व्यापक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये याद रखिएगा कि 29 जुलाई को जो कार्यक्रम मनाया गया है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, टाइगर रिजर्व है, वहां पर मनाया गया है। और ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक, तो भारत में बाघों की आबादी कितनी है? 3925 बाघ हैं भारत में, जो पूरे विश्व का जो मतलब पिछले वार्षिक वृद्धि दर साथी, इसमें कितनी वृद्धि दर हुई है? 6.1% की वृद्धि दर हुई है। और मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी सर्वाधिक है जो 785 है। कर्नाटक में 563 बाघ हैं, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 बाघ हैं। तो इस प्रकार से हम अगर आ जाता है क्वेश्चन कि बाघ कौन से राज्य में बाघों की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो वो 785 बाघों के साथ मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। उसके बाद कर्नाटक है, फिर उत्तराखंड और महाराष्ट्र है। अब इसमें बाघ अभ्यारण्य जो मेन बाघ अभ्यारण्य है वहाँ पर कितने कितने बाघ हैं उसको देख लेते हैं। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसमें 260 बाघों के साथ सबसे अधिक बाघ हैं। इसके बाद बांदीपुर कर्नाटक में है, 150 बाघ हैं। नागरहोल ये भी कर्नाटक में है, 141 बाघ हैं। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ में 135। दुधवा लखीमपुर खीरी 135। मुदुमलाई तमिलनाडु में है 114। कान्हा इसलिए ये भी, कान्हा जो है ये मध्य प्रदेश में है तो 105। और काजीरंगा ये असम में है, ये 104। इतने बाघ जो हैं इनको काउंट करेंगे तो इंडिया के टोटल बाघ अलग अलग, इसके अलावा भी बाघ रिजर्व हैं, उनमें भी अलग अलग संख्या है, परंतु ये जो रिजर्व हैं इनमें सबसे ज़्यादा संख्या है बाघ की। तो सबसे ज़्यादा 260 बाघ जो हैं वो कॉर्बेट नेशनल पार्क में हैं इस समय। इन गणनाओं के इस्तेमाल किया गया डेटा भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा कैमरा ट्रैप्ड और गैर कैमरा ट्रैप्ड दोनों क्षेत्रों से एकत्र किया गया। अनुमानित ऊपरी सीमा 3925
3,925 बाघ और औसतन 3,682 बाघ थे। तो 3,925 बाघ टोटल इंडिया में हैं इस समय। और अप्रैल 2023 में मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर जश्न के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3167 बाघों को न्यूनतम बाघ आबादी लक्ष्य की घोषणा की थी। यह परियोजना 1973 में केवल 268 बाघों के साथ शुरू की गई थी। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है जो 1973 में स्टार्ट किया गया था, इसका मैसूर में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री ने भाग लिया था, और ये सम्मेलन जो है अप्रैल 2023 को हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है ये 2023 में हुआ था, तो 73 से 2023 तक गिनेंगे तो 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया था। कहाँ पर इसको मनाया गया था? मैसूर में। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ और है कि एस फांगनोन कोन्यक नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य बनी है। एस फांगनोन कोन्यक ये बीजेपी की सांसद हैं और इनको जो है अध्यक्षता करने को मिली है एक दिन के लिए राज्यसभा की। तो यह भी उल्लेख कि पैनल में नामांकित सभी महिलाएं, अब टोटल जो है महिला सदस्य पहली बार सांसद बनी है, और वो महिला सदस्य जो सांसद बनी है तो मानसून सत्र से पहले पुनर्गठित पैनल में कुल 8 नाम हैं, जिसमें से आधी महिलाएं हैं, यानी 4 महिलाएं हैं। तो पुनर्गठित पैनल क्या है कि जब राज्यसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति या उसके अलावा जो उपाध्यक्ष हैं ये लोग नहीं होते हैं, तो उस समय जो है ये 8 लोग जो बनाए गए हैं जो राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे। तो उसमें जो कोन्यक हैं इन्होंने अध्यक्षता की है राज्यसभा की, फांगनोन कोन्यक ने। ठीक है, तो उच्च सदन के इतिहास में यह पहली बार है कि उपाध्यक्षों का एक पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, पिछले सप्ताह उपाध्यक्षों के पैनल में नामांकित महिला सदस्यों का विवरण। अब कौन कौन सी महिलाएं हैं जो इस पैनल में दी गई हैं? तो सबसे पहला नाम पीटी उषा का है। तो पीटी उषा ये पद्मश्री से सम्मानित हैं और प्रसिद्ध एथलीट हैं, धावक हैं, हम लोग जानते हैं। उन्हें जुलाई 2022 में राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था, और वह रक्षा समिति, युवा मामले और खेल मंत्रालय की सलाहकार समिति और नैतिकता समिति की सदस्य हैं। उसके बाद हैं श्रीमती एस फांगनोन कोन्याक, ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। ये जो पूर्वोत्तर राज्य में नागालैंड है वहाँ की हैं ये, और ये जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। श्रीमती एस फांगनोन कोन्याक ये अप्रैल 2022 में नागालैंड से राज्यसभा की सदस्यता इनको मिली थी, चुनी गई थी पहली महिला, और संसद और राज्य विधानसभा में किसी भी सदन के लिए चुनी जाने वाली राज्य की दूसरी महिला है। ठीक, यह परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास को लेकर मंत्रालय की सलाहकार समिति, महिला सशक्तिकरण समिति और सदन समिति, और उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य संस्थान की गवर्निंग काउंसिल की सदस्य हैं, और चिकित्सा विज्ञान शिलोंग की भी सदस्य हैं। फिर आते हैं जो नेक्स्ट हैं डॉक्टर फौजिया खान। डॉक्टर फौजिया खान ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हैं। अप्रैल 2020 में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी, और यह महिला सशक्तिकरण समिति, उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में समिति, कानून एवं न्याय मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य हैं। और लास्ट हैं सुलता देव, श्रीमती सुलता देव, ये बीजू जनता दल की पार्टी की हैं, और ये जुलाई 2022 में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। उद्योग समिति, महिला सशक्तिकरण समिति और लाभ के पद पर संयुक्त समिति और अन्य जो भी समितियां हैं, बाल विकास मंत्रालय से संबंधित समितियां हैं या सलाहकार समिति, उनकी सदस्य रह चुकी हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ये राजस्थान ने नूर शेखावत एक ट्रांसजेंडर हैं, पहले ट्रांसजेंडर हैं जिनको जन्म का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, और नूर शेखावत को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण 2011 के फैसले के बाद ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने वाले राजस्थान के पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी हैं। तो नूर शेखावत नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहले अपनी स्कूली शिक्षा इन्होंने पूरी करने के बाद शेखावत ने राजस्थान विश्वविद्यालय से एक कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया। और शेखावत जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम स्कूल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक स्वैच्छिक संगठन चलाते हैं, मतलब एनजीओ भी चलाते हैं। उन्होंने कहा है कि इस पहल से सरकार को विकलांग व्यक्तियों, पुरुषों, महिलाओं के साथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी। शेखावत अब अधिकारियों से ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार के अवसर और नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने का आग्रह की योजना बना रहे हैं। नूर शेखावत नाम है। नेक्स्ट है जो न्यूज इम्पोर्टेंट कि भारत ने श्रीलंका एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 9 स्वर्ण पदक सहित 14 पदक जीते हैं। तो 3 दिनों का इवेंट था। भारत ने पदक तालिका में 9 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक जोड़ा है। भाला फेंक खिलाड़ी कौन है? किशोर जैना। किशोर जैना ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष थ्रोअर ट्रॉफी जीती है। भारतीय एथलेटिक्स दल ने रविवार को श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 को कुल 14 पदक, 9 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ समाप्त किया। कोलंबो के सुगाथा दासा स्टेडियम में इवेंट के अंतिम दिन भारतीय एथलीटों ने पदक तालिका में 6 पदक जोड़े। इस इवेंट में 101वां श्रीलंकाई एथलेटिक्स नेशनल था। ये 101st ये सुगाथा दासा स्टेडियम में ये इवेंट को जो है आखिरी दिन इवेंट हुआ था इसमें। और अमोद जैकब हैं, ऐश्वर्या मिश्रा हैं, ये मोहम्मद अनस हैं, हिमांशी मलिक हैं। इन्होंने 400 क्रॉस 4 मीटर मिश्रित रिले टीम में दिन का पहला स्वर्ण पदक जीता था। इस टीम ने पोडियम के शीर्ष पर पहुंचने के लिए 3 मिनट 17 सेकंड और 33 मिली सेकंड का समय लिया था। इस इवेंट में दूसरी भारतीय रिले टीम में शामिल थी, जिसमें निहाल जोएल विलियम, सुभा वेंकटेश, मिजो चाको कुरियन और विथ्या रामराज शामिल थे। ठीक है, जिन्होंने 3 मिनट 18 सेकंड 03 मिली सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता। बेसिकली अब टोटल हम गिना देते हैं इसमें कि टोटल अभी हमको जो स्वर्ण पदक मिले वो कितने? 9 स्वर्ण पदक और 4 रजत पदक और 1 कांस्य पदक, 14 पदक मिले हैं। और इसमें इंडिया को जो है टॉप पे रखा गया है। और वो जो पदक हैं ये कौन कौन लोग हैं जिनको पदक मिले हैं, तो उसकी एक लिस्ट है। तो जैसे अमोद जैकब पहला, ऐश्वर्या मिश्रा, मोहम्मद अनस और हिमांशी मलिक, इनको स्वर्ण पदक मिला, तो 4 स्वर्ण पदक हो गए। फिर सोनिया वैश्य, ऐश्वर्या मिश्रा, सुभा वी, हिमांशी मलिक, इनको 4 क्रॉस 400 मीटर महिला रिले में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। तो ये मिश्रित टीम थी और ये महिला रिले थी। उसके बाद अमोद जैकब, मोहम्मद अनस, राजेश रमेश, मोहम्मद अजमल, इन्होंने भी 4 क्रॉस 400 मीटर पुरुष रिले में स्वर्ण पदक जीता। प्रीति महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता प्रीति ने। बाल किशन ने स्वर्ण पदक जीता 3000 मीटर की स्टीपल चेज में रेस में। सोनिया वैश्य ने स्वर्ण पदक जीता और किशोर कुमार जैना ने स्वर्ण पदक भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। याद रखिए, किशोर कुमार जैना। फिर सीमा ने जो है ये 10,000 मीटर की लॉन्ग दौड़ थी, उसमें स्वर्ण पदक जीता। टी संतोष कुमार ने 400 मीटर की बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। तो टोटल जो स्वर्ण पदक हैं वो इसमें 9 हो जाते हैं। तो टोटल हम देखेंगे इसमें दिया है कि स्वर्ण पदक जो हैं वो सुगाता स्टेडियम में 9 स्वर्ण पदक हो जाते हैं। टोटल 14 है। ठीक है, और अब उसके बाद जो है कौन कौन है जिन्होंने स्वर्ण पदक के बाद में रजत पदक जीता है। तो शिव सुब्रमण्यम है, शिव सुब्रमणी, शिवपाल सिंह भाला फेंक में रजत पदक, पोल वॉल्ट में रजत पदक शिव सुब्रमणी ने, जिस्ना मैथ्यू ने महिलाओं में 400 मीटर में रजत पदक। तो
ये जो उसके बाद निहाल जोएल, विलियम सुभा वेंकटेश और मीजो चाको कुरियन, वित्था रामराज, इन्होंने भी 4 क्रॉस 400 मीटर की मिश्रित टीम में रिले में रजत पदक जीता। ठीक है। उसके बाद वित्था रामराज, जिस्ना मैथ्यू, WS हिमाया फर्नांडो के शनिका लक्षानी, इन्होंने महिला रिले में कांस्य पदक जीता, तो एक कांस्य पदक भी जीता। तो ओवरऑल जो है पूछा जा सकता है कि कितने पदक जीते, तो 14 पदक जीते। और जो कहाँ पर ये आयोजन हुआ था, तो श्रीलंका में ये आयोजन किया गया था। और इसमें जो है एक भाला फेंक के भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये न्यूज़ जो है इसमें इम्पोर्टेंट जो नाम है उसको ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कोई भी कितने स्वर्ण पदक जीते ये भी आ सकता है, या फिर 4 लोगों का नाम दे दिया, इसमें ये कह दिया कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने स्वर्ण पदक जीते हैं, या भाला फेंक में किसने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। तो सुमित नागल, ये फिनलैंड में टाम्पेरे ओपन 2023 ATP चैलेंजर हुआ है, उसमें पुरुष एकल में खिताब जीता है। तो 25 वर्ष के सुमित नागल ने फाइनल में चेक गणराज्य के डेलिबोर स्वेरसिना को 6-4, 7-5 से हराकर साल का अपना दूसरा ATP चैलेंजर इवेंट जीता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की करंट अफेयर्स पढ़ी, और करंट अफेयर्स को जाना। जो मेजर करंट अफेयर्स हैं वो 1 अगस्त की, उनको मैंने आप लोग को बताया। और इसके साथ ही आज की करंट अफेयर्स यहीं पर ख़त्म होती है। तो जिन लोगों ने, एक निवेदन है, जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ साथ जो है बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको नई वीडियो अपडेट का मिलता रहे। देखिए दोस्तों, GS तैयारी ये जो प्लेटफॉर्म है, ये इस ऐप है एक, तो GS तैयारी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले से। उसमें आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। जो डेली के 20 क्वेश्चंस होते हैं उसमें टेस्ट में, मंथली वाइज वो टेस्ट बनाए जाते हैं। तो ये जब आप फ्री मटेरियल में जाएंगे वहाँ पर टेस्ट सेक्शन में ये आपको टेस्ट फ्री मिल जाएंगे। उसके अलावा जो GS तैयारी एग्ज़ाम पोर्टल है उसमें डेली की करंट अफेयर्स भी आती है, PDF भी प्रोवाइड करते हैं हम। तो GS तैयारी 9 करके ये टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है। और इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप PDF करंट अफेयर्स पा सकते हैं। ठीक है। gstayari.com में जा कर के वहाँ पे भी आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जो एडिटोरियल हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। जो भी एडिटोरियल्स लिए गए हैं उसमें वो द हिंदू से लिए गए हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं, इंडियन एक्सप्रेस या किसी और पेपर से लिए गए हैं। यदि लगता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। नमस्ते।